नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले आधुनिक काल पर हम चर्चा कर रहे थे। और आधुनिक काल में आधुनिक का क्या अर्थ है, आधुनिक काल में विभिन्न युग कौन से हैं, उन युगों की समय सीमा क्या है, उनका कालानुक्रम क्या है, इस संबंध में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज हम विविध कालों की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ रही हैं, जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की कक्षा से बहुत लाभ होगा और मेरा ये मानना है कि जब तक आप सब विद्यार्थी एकाग्र होकर के और मनोयोग से जब तक कि इन वीडियो का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा ये सारा प्रयास ये व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन जो हम YouTube पर लगातार वीडियो डाल रहे हैं, इन वीडियो को आप ज़रूर सुनें। उनसे आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि होगी और आपको एकेडमिक रूप से ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। पिछली बार हम जो है विविध कालों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भारतेंदु काल कब से शुरू हुआ, उसके बाद द्विवेदी काल की समय सीमा क्या रही, छायावाद काल कहाँ से शुरू होता है और उसकी क्या उसके उद्गम होने के पीछे क्या विशेष कारण रहे, उस पर हम चर्चा कर चुके थे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारतेंदु काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो अगर हम भारतेंदु काल के समय को ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया आपको कि 1857 से लेकर के 1900 सन तक का जो समय है, 1900 ईस्वी तक का जो समय है, वह भारतेंदु काल कहलाता है। तो यदि आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लें कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, उस समय का ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या था, उस समय समाज कैसा था, उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो आप सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतेंदु काल की कविता का मूल स्वर क्या रहा होगा। क्योंकि देश गुलाम था, स्वतंत्रता नहीं थी, साथ ही साथ आर्थिक विपन्नता का काल था, आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा था, सामाजिक रूप से भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, जाति, छुआछूत, अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और किसानों और गरीबों का शोषण जो हो रहा था, उससे प्रेरित होकर के इस काल में कविताएं लिखी गई हैं। तो हम कह सकते हैं भारतेंदु काल की जो कविता है उसका मूल स्वर तो राष्ट्रीयता का है, लेकिन राष्ट्रीयता के साथ साथ क्योंकि समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए समाज को एक दिशा देने का कार्य इस काल के साहित्यकारों ने किया, जिसमें बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र थे और राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु स्वयं थे ही, अंबिका दत्त व्यास, ऐसे अनेक सारे साहित्यकार हुए जिन्होंने अपने साहित्य में प्रयास किया कि राष्ट्र को एक दिशा दी जाए, समाज को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। यदि हम देखें इस काल में हमें हास्य व्यंग भी मिलता है। जैसे अगर आप भारतेंदु जी के एक नाटक है अंधेर नगरी, उसे आप पढ़ लें तो वहाँ पर आपको एक गीत मिलेगा, चूरण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। या भारतेंदु ने एक कविता लिखी थी बंदर सभा, तो वह भी एक क्या कहते हैं कि हास्य व्यंग की रचना थी। तो हास्य व्यंग का यदि आप निबंधों की बात करें या नाटकों की बात करें, तो निबंध जैसे बालकृष्ण भट्ट के और बालकृष्ण भट्ट के नहीं, माफ कीजिएगा, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध आप पढ़ेंगे या बालमुकुंद गुप्त के निबंध पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर हास्य व्यंग का सहारा लेकर के उन्होंने अंग्रेजी जो कुशासन है, अंग्रेजी शासन की जो बुराइयां हैं, उन पर कुठाराघात किया। क्योंकि यद्यपि इनके पास प्रेस इनके पास उपलब्ध था, लेकिन प्रेस पर उतनी स्वतंत्रता नहीं थी। प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ध्यान रखा जाता था कि क्या किस समय छापा जा रहा है और उस पर पूरा प्रतिबंध हुआ करता था। तो इसीलिए उन्होंने हास्य व्यंग्य की शैली का सहारा लिया ताकि अंग्रेज उस मूल भाव को न समझ पाएं और वो एक बहाने से अंग्रेजों की बुराई भी किया करते थे और भारतीय जनमानस को जागरूक करने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जाता रहा था। तो अंग्रेजी जो शासन की नीतियां हैं उन पर भी उन्होंने
बड़ी चोट की थी। इस काल में यदि हम देखें तो रीतिकालीन जो भक्ति भावना है या भक्तिकालीन जो भक्ति भावना है और रीतिकालीन श्रृंगार और प्रकृति चित्रण, उसका भी प्रभाव इस काल की कविता में देखने को मिलता है। और यह भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए कि ये जो भारतेंदु काल है, भारतेंदु काल में कविता की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। कविता की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, इसीलिए ज़्यादातर जो कविता की गई है भारतेंदु काल में वह कविता राष्ट्र प्रेम की और सामाजिक जागरण की कविता नहीं है। सामाजिक जागरण की और राष्ट्र प्रेम की जो कविता देखने को मिलती है हमें इस काल में, जो खड़ी बोली में है, वो ज़्यादातर इस काल के नाटकों में, उपन्यासों में देखने को मिलती है। लेकिन इस काल की जो कविता है, इस काल की जो विशेष रूप से कविता के रूप में जो लिखा गया है वह श्रृंगारिक भावों से आपूरित रचनाएं हैं और उस पर रीतिकालीन जो प्रवृत्तियां थी श्रृंगार की, विलास की, प्रकृति चित्रण की और संकीर्ण रूप से यदि हम बात करें तो भक्ति भावना भी इस काल में मिलती है। जैसे हम यदि बात करें, भारतेंदु स्वयं भी श्री कृष्ण के भक्त थे और वो कहते हैं कि मेरे तो साधन एक हैं, जग नंद लाला वृष भानु कुमारी। तो इस तरह से इस काल में हमें भक्ति की भावना भी मिलती है। इस काल में एक बात आप ध्यान रखें कि इस काल का जो बाकी साहित्य लिखा गया कविता के अलावा, यहाँ एक बात और ध्यान करने की है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि रीति काल तक किसी भी रूप में गद्य प्रभावशाली रूप में हमारे सामने नहीं आता है। गद्य रचनाओं का विकास हमें देखने को मिलता है भारतेंदु काल में ही। तो भारतेंदु काल में गद्य का जब विकास हुआ तो निबंध लिखे गए, नाटक लिखे गए, आलोचनाएं लिखी गई, कहानी और उपन्यास यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, हालांकि वो द्विवेदी काल में हमें विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। नाटक, एकांकियाँ, निबंध, आलोचनाएं, जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं यहाँ आकर के हमें देखने को मिलती हैं। और विशेष रूप से जो गद्य का जो सर्वाधिक लाभ यहाँ मिलता है वो हमें पत्रकारिता में देखने को मिलता है। और पत्रकारिता में जैसे ब्राह्मण एक पत्रिका निकलती थी, एक हिंदी प्रदीप पत्रिका थी, आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका थी, नागरी नीरद एक पत्रिका थी, और भारतेंदु ने तो स्वयं ही बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली, जिसमें उन्होंने बाला बोधनी नाम से एक पत्रिका निकाली जो कि विशेष रूप से स्त्रियों के जीवन को हमारे सामने रखती थी। इसके अलावा उन्होंने, माफ कीजिए, एक कवि वचन सुधा इनकी एक पत्रिका थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से इन्होंने एक पत्रिका निकाली। तो ये पत्रिकाओं का भी दौर था। और ऐसा भी कहा गया है कि इस काल के जो कवि थे वो कवि कम और पत्रकार ज़्यादा थे, और पत्रकार होने के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। तो यहाँ बहुत सारी हमें विविध विधाओं का विकास हिंदी साहित्य में गद्य के रूप में हुआ, और गद्य में आकर के खड़ी बोली को माध्यम बनाया गया। गद्य का माध्यम ब्रज भाषा कभी नहीं रही, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गद्य के लिए वैचारिकता का, बौद्धिकता का आश्रय चाहिए होता है और कविता के लिए भावना का आश्रय चाहिए होता है। तो भावना को व्यक्त करने के लिए कोमल भाषा की आवश्यकता होती है, और वह कोमल भाषा थी ब्रज भाषा, जो पीछे से चली आ रही थी। और बौद्धिक विमर्श को सामने रखने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है वह भाषा कुछ विचार व्यक्त करने में सक्षम होनी चाहिए, और इसीलिए धीरे धीरे खड़ी बोली गद्य का विकास हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यदि हम बात करें, इस काल में बहुत सारे अनुवाद भी किए गए। कालिदास और माघ और भवभूति जैसे संस्कृत के जो बड़े साहित्यकार हुए, उनके जो साहित्य हैं उनका अनुवाद इस काल में किया गया। यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो बहुत लोगों ने उसका अनुवाद किया यहाँ पर। यदि हम भवभूति के उत्तर रामचरित की बात करें तो उसका अनुवाद किया गया। अंग्रेजी के जो लेखक हुए, शेक्सपियर और गोल्ड स्मिथ, उनकी रचनाओं का भी अनुवाद हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं द्विवेदी काल की। तो सन 1900 से लेकर के 1918 तक का जो समय है वो द्विवेदी काल कहलाता है। द्विवेदी जी जब 1903 में सरस्वती के संपादक बने तो उन्होंने हिंदी भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने और खड़ी बोली के भाषिक संस्कार और उसका परिष्कार करने का बीड़ा अपने हाथ में उठाया, और उन्होंने हिंदी गद्य की जितनी भी व्याकरणिक अशुद्धियां थी उनको भी सुधारने का प्रयास अपने स्तर पर उन्होंने किया। और उन्होंने यह भी प्रयास किया कि भारतेंदु काल में, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि कविता के रूप में ब्रज भाषा को अपनाया गया था भारतेंदु काल तक, उन्होंने ये प्रयास किया कि कविता के रूप में भी खड़ी बोली को ही प्रयोग किया जाए। और उन्होंने सरस्वती
पत्रिका के माध्यम से एक बड़ा भारी अभियान चलाया। इस अभियान में उनका जो साथ था वो अयोध्या प्रसाद खत्री, गौरीदत्त द्विवेदी आदि जो विद्वान थे उन्होंने इनका साथ दिया। और साथ ही साथ इस काल के जो कवि थे उन्होंने भी खड़ी बोली में कविता करने को अपनी एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात हम कर सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त हुए और श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे बड़े, गयास प्रसाद शुक्ल सनेही, इन जैसे बड़े साहित्यकार खड़ी बोली को अपना करके उसमें सुकुमारता और भावपूर्णता भरने का प्रयास इस काल में करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। इस काल में मानवतावाद की स्थापना के लिए प्रयास किए गए, सामाजिक समस्याओं को सामने रखने का प्रयास किया गया, आदर्शवादी जीवन के उपदेश देने की बात इसमें इस काल के साहित्य में की गई। और प्रकृति का चित्रण भी यदि किया गया तो प्रकृति को मानव का एक अभिन्न साथी मानते हुए यहाँ पर प्रकृति का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। हालांकि यदि हम श्रीधर पाठक की रचनाओं की बात करें और फिर रामनरेश त्रिपाठी की बात करें तो उसमें हमें प्रकृति के स्वच्छंदतावादी चित्रों के दर्शन होते हैं, जो आगे जाकर के छायावाद में हमें अपनी परिपक्वता में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ हम बात करें इस काल की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब है कि पौराणिक या ऐतिहासिक घटनाक्रमों को आधार बना करके कहानियों को, ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं या कहानियों को आधार बना करके उनके माध्यम से सामाजिक समस्याओं को व्यक्त करना और उनके माध्यम से जीवन के उपयोगी संदेश प्रदान करने की जो एक प्रवृत्ति यहाँ मिलती है वह इतिवृत्तात्मकता कहलाती है। तो इतिवृत्तात्मकता इस काल की महत्वपूर्ण एक विशेषता है, जिसमें यदि हम बात करें मैथिली शरण गुप्त के साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, ये उनके इतिवृत्तात्मक ग्रंथ हैं जिसमें कोई ना कोई कहानी को आधार बना करके साहित्य लिखा गया है। यदि हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास उनकी रचनाएं हैं जो इतिवृत्तात्मकता से संयुक्त हैं। साथ ही साथ पथिक और मिलन जैसी जो रचनाएं हैं, जो रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, उनमें भी हमें इतिवृत्तात्मकता के दर्शन होते हैं। तो हमें पूरे इस काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि एक कुशल संपादक थे, एक कुशल आलोचक थे, एक गंभीर चिंतक थे, उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव हमें पूरे द्विवेदी काल पर दिखाई पड़ता है और इसीलिए इस काल को द्विवेदी काल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं छायावाद की। तो छायावाद जो कि 1918 से शुरू होता है और छायावाद में जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी रचना झरना को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। यदि हम देखें तो झरना के साथ ही पंत जी की भी कुछ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी और साथ ही साथ निराला जी की भी कुछ इसी प्रकार की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी थी, जिसमें छायावाद के पूर्व संकेत हमें मिल जाते हैं। लेकिन सर्वमान्य रूप से छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी की उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। और छायावाद की अगर हम बात करें तो छायावाद की जो सर्वमान्य परिभाषा है, और नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही या आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। यानी कि मनुष्य और प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करते हुए, अपने हृदय में उसको अनुभव करते हुए उसके प्रति सूक्ष्म भावों को व्यक्त करना और मानव और प्रकृति की सुंदरता में परमात्मा की सुंदरता को अनुभव करना, यही छायावाद है। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसमें प्रेम के चित्र हैं, इसमें मनुष्य और प्रकृति की सुंदरता की बात की गई है, इसमें रहस्यवाद एक नया शब्द आपके सामने आ सकता है छायावाद में, रहस्यवाद। तो रहस्यवाद यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है और यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रहस्यवाद को देखते हुए इस छायावादी जो साहित्य है उस पर विदेशी प्रभाव माना है। उन्होंने माना है कि फेंटेस मेटा नाम की एक यूरोपीय जो पादरी हुआ करते थे वो ईश्वर के प्रति इसी प्रकार से अपने भाव व्यक्त किया करते थे, जिसमें मूल जो ईश्वर है वह छुपा हुआ रहता था और वो प्रतीकों के माध्यम से इस तरह की भावना व्यक्त करते थे जैसे छायावाद में व्यक्त की गई है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि छायावाद में रहस्यवाद का क्या तात्पर्य और रहस्यवाद है क्या। तो रहस्यवाद का तात्पर्य होता है जब अज्ञात प्रियतम के प्रति, अज्ञात परमेश्वर कह सकते हैं उसको, या जो भी प्रिय है, अज्ञात यदि वह है तो उसके प्रति
मिलन का भाव रखना, उसके प्रति जानने का भाव रखना, जिज्ञासा का भाव रखना, और यदि उससे न मिल पाए कोई व्यक्ति तो उसके प्रति विरह का भाव अपने हृदय में रखना। ये जो रहस्यवाद है ये हमें जायसी में भी मिलता है, यह रहस्यवाद हमें कबीर में भी मिलता है, और फिर यहाँ आकर के वह आधुनिक काल में छायावाद में हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ उठाकर लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता कौन, इस प्रकार की पंक्तियाँ जब पंत जी कहते हैं, और जब महादेवी कहती हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, तो महादेवी के साहित्य में आप नहीं पाएंगे कि उनका प्रियतम कौन है। तो वो प्रियतम कौन है, वो परमात्मा के प्रति इस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है, मिलन के, प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति जब होती है तो उसे साहित्य में रहस्यवाद कहा जाता है। तो छायावाद में प्रकृति के चित्र हैं, प्रेम के चित्र हैं, मानव और प्रकृति की सुंदरता के चित्र हैं, और ये सारे चित्र जो हैं ये स्थूल नहीं हैं, ये सूक्ष्म हैं। इसीलिए नगेंद्र जी ने कहा है कि जो छायावाद है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो स्थूलता जो हमें देखने को मिलती है सामाजिक जीवन को और सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने की जो स्थूलता है, जो भाषिक स्थूलता है, वह हमें देखने को मिलती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से द्विवेदी काल में। और अति आदर्शवाद जो दिखाई देता है उससे ऐसा प्रतीत हुआ इस काल के कवियों को कि कुछ जड़ता साहित्य में आ रही है, तो उन्होंने उस जड़ता से मुक्त होते हुए स्वच्छंदतावादी विचारधारा को अपनाते हुए रहस्यवाद का अवलंबन ग्रहण करके मनुष्य के और प्रकृति के प्रेम के और उनके सौंदर्य के, और उन सौंदर्य में भी सूक्ष्म सौंदर्य, सूक्ष्म सौंदर्य का मतलब है आत्मिक सौंदर्य, अंदर का सौंदर्य, बाहरी सौंदर्य नहीं। जब वह सौंदर्य बाहरी होता है, जैसा कि बिहारी की रचना में अगर हम बात करें, जब वो नायिका की सुंदरता की बात करते हैं तो वो उसकी आत्मिक सुंदरता की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो उसकी बाहरी सुंदरता की बात कर रहे होते हैं। तो बाहरी सुंदरता न तो प्रकृति की और न मनुष्य की यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ जो सुंदरता देखने को मिलती है, यहाँ जो भाव अब अनुभूतियाँ हमें जो देखने को मिलती हैं, यहाँ जो अनुभूतियों की तीव्रता देखने को मिलती है, वो बड़ी सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें बाहरी रूप रंग ढांचे को आधार नहीं बनाया गया है। मनुष्य के भीतर जो उसकी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का प्रयास बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। तो इसीलिए नगेंद्र जी ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का भारी विद्रोह हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने बात की भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और छायावाद काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की। आने वाली कक्षाओं में हम छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।